दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी हर साल 2 पैसे का राखी और घटिया सी मिठाई लेकर क्यों आती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। टिंग टोंग, अरे मोनी देखो तो कौन आया है। नाश्ता करते हुए नीरज अपनी पत्नी मोनू को कहता है। मोनी नाश्ते के टेबल से ये कहते हुए उठती है, पता नहीं सुबह सुबह कौन आ गया, चैन से नाश्ता भी नहीं करने देते। फिर बुदबुदाते हुए दरवाजा खोलती हैं और जैसे ही दरवाजा खोलती हैं सामने नीरज की बहन मीनल हल्की मुस्कुराहट लिए खड़ी थी, जिसे देखकर मोनी मुंह घुमाते हुए अंदर आकर टेबल पर बैठ जाती हैं और मीनल दरवाजे पर खड़ी अपने भाई का इंतजार लगती है। अरे मोनी कौन था? नीरज अपने साले और सालियों के साथ नाश्ते का लुत्फ उठाते हुए पूछता है। अरे कौन कौन रहेगी, वह भी आज के दिन आ गई तुम्हारी बहन, जाओ देखो डैडी बोलते हुए मोनी जवाब देती है। बहन का नाम सुनती नीरज भागकर दरवाजा के पास जाता और कहता, अरे दीदी आप अभी तक यहीं खड़ी, आइए ना अंदर। फिर मीनल का हाथ पकड़कर अंदर लाता और सोफे पर बिठा देता और भागकर रसोई में जाता और मीनल के लिए पानी और मिठाई लेकर आता। लो दीदी पानी पी लो। भाई के हाथ से पानी वाली ट्रे लेते हुए मीनल कहती हैं, अभी नहीं नीरज, पहले तुझे राखी बांधू फिर कुछ पीऊंगी। तू ये सब छोड़ और इधर बैठ। अपने बंगल में बैठने का इशारा करती हैं मीनल। हाँ दीदी कहकर खुशी खुशी नीरज मीनल के बंगल में आकर बैठ जाता। फिर अपनी थैली से एक सुंदर सी राखी और छोटी मिठाई की डिब्बी निकलती हैं और भाई को तिलक और आरती करती हैं। फिर राखी बांधकर मिठाई खिलाती हैं। मिठाई खाने के बाद नीरज मीनल को कहता है, दीदी तू आराम से बेड में अभी आया। उठकर अपने कमरे में चला जाता। तभी मोनी की आवाज आती है, देखो आ गई भिखारी, हर साल 2 पैसे का राखी और घटिया सी मिठाई लेकर आती है और बदले में भाई से मोटी रकम वसूल कर चली जाती है। इसलिए तो मैंने इस बार मुंह खोलकर कह भी दिया था कि इस बार आप राखी में मत आना, सिर्फ राखी भेजवा देना, पर ऐसे लालची बहनें सुनती कहाँ हैं, मुंह उठाकर चली ही आती हैं। ऐसा कहकर मोनी और उसके भाई बहन जोर जोर से मीनल को झांक कर देखते और हंसने लगते हैं। मोनी की हृदय भेदी शब्द सुनकर मीनल की आंखें भीग जाती हैं और वह बिना एक पल देरी किए वहां से रोते हुए चली जाती हैं। तभी नीरज, दीदी ये देखो, इस बार आपकी पसंद की हरी साड़ी लाया हूँ, ऐसा कहते हुए अपने कमरे से हॉल की तरफ जा रहा था। जैसे वह हॉल में पहुंचता है और सोफे पर दीदी को न पाकर मोनी को कहता है, अरे दीदी कहाँ गई मोनी, अभी तो इधर ही बैठी थी, बाथरूम में गई क्या? फिर टेबल पर साड़ी और पैसे की गद्दी रखते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ ही रहा था कि मोनी कहती है, दीदी तो चली गई, मतलब तुमने रोका नहीं उन्हें, ऐसे कैसे चली गई? आरसी से पूछता है नीरज। मैं अभी जाकर बाहर देखता हूँ। अरे रुको नीरज, जाने से फायदा नहीं, अभी तक तो वह चली गई होगी, क्योंकि उनको कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए तुम्हें बिना बताए चली गई। मोनी ऐसा कहकर अपने भाई बहन के साथ व्यस्त हो जाती है। नीरज को भी लगता है कि शायद सच में दीदी को कोई जरूरी काम आ गया होगा, इसलिए चली गई होगी। यही सोचकर वह भी अपने साले सालियों से हंसी मजाक में व्यस्त हो जाता है। दरअसल मीनल नीरज की इकलौती बहन थी। माँ बाबा के गुजरने के बाद मीनल ने ही नीरज को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया ताकि वह आज
हर सुख सुविधा का मालिक था। वही दूसरी ओर मीनल नीरज की पढ़ाई लिखाई में अपनी पूरी उम्र खपा दी। उसने आज तक शादी तक नहीं की, पर मोनी से शादी करने के बाद नीरज और मीनल के रिश्तों में दूरियां आ गई थी। मोनी नहीं चाहती थी कि मीनल नीरज की जिंदगी में ज्यादा दखल अंदाजी करे, इसलिए उसने अपने पापा को कहकर बड़ा घर खरीद लिया और नीरज के साथ अपनी जिंदगी जीने लगी। और आए दिन मोनी मीनल को ऐसे ही दिल को छूने वाली बात कहकर उसे अपने भाई से दूर कर रही थी। मीनल स्कूल में टीचर थी और अपना गुजारा उसी से चलाती थी। वह कभी अपने भाई से कुछ नहीं मांगती थी। वह तो नीरज की इच्छा रहती थी कि जिस बहन ने अपनी जिंदगी के बारे में ना सोचकर मेरे लिए अपनी सारी उम्र खपा दी, उसके लिए थोड़ा बहुत जो कर सकूं, इसलिए अक्सर मीनल को कुछ ना कुछ खरीद कर दे देता, जो कहीं ना कहीं मोनी को खटक जाती थी। और वह इसी से छुटकारा पाने के लिए मीनल को नीरज के पीठ पीछे खड़ी खोटी सुनाया करती थी। खैर देखते देखते वो साल गुजर गया और फिर से रक्षाबंधन का त्योहार आ गया। हर बार की तरह इस बार भी नीरज अपनी बहन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सुबह से शाम हो गई पर अभी तक मीनल नहीं आई। उसका फोन भी बंद आ रहा था, जिसकी वजह से नीरज की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि हर साल मीनल सुबह सुबह नीरज के यहाँ पहुंच जाती थी। पर इस साल शाम ढलने को थी और मीनल का अभी तक कोई खबर नहीं था। ढलते दिन के साथ नीरज की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, इसलिए नीरज मीनल से मिलने अपने पुराने घर, जो 4 किलोमीटर की दूरी पर था, निकल जाता। रास्ते भर गुस्से से बड़बड़ाए जा रहा था, इस बार दीदी से बात ही नहीं करूंगा। अरे कब से मैं इंतजार कर रहा था, पर अब तक आई नहीं। और परसों फोन पर भी नहीं कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगी। अगर बोला होता तो मैं कल ही यहाँ आ जाता। ऐसे में कितने बरस बीत गए अपने बचपन के घर का मुंह देखे। ये काम के चक्कर में दिन कैसे बीत जाता है पता भी नहीं चलता। चलो अच्छा हुआ दीदी से मिलने के बहाने कुछ पल तो उस घर में अपनी पुरानी यादों को तो ताजा कर पाऊंगा। आज दीदी नहीं होती तो मैं इस मुकाम पर नहीं होता। आज जो कुछ भी हो बयान उनके त्याग और बलिदान के बदौलत ही हुआ। दीदी नहीं, मेरी माँ से भी बढ़कर है। भगवान ऐसी बहन सबको दे। आज मैं दीदी को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। आज दीदी का कोई बहाना नहीं चलेगा। कब से कह रहा हूँ चलो हमारे साथ आकर रहो, पर हर बार मना कर देती हैं, ये कहकर कि मैं माँ बाबा के इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पर वो समझती क्यों नहीं है कि उनकी भी जिम्मेदारी अब मेरी है। अब उनके भी खुश रहने के लिए आ गए। नहीं, आज तो मैं उनका सामान बांध कर अपने साथ ले ही चलूंगा। ऐसा सोचते सोचते कब नीरज अपने घर पहुंच जाता है पता भी नहीं चलता। घर को देखकर उसकी आंखें संजल हो उठती हैं। वह गाड़ी से तेजी से उतरता और दरवाजे से अंदर दीदी दीदी कहते हुए आता। अरे दीदी कहाँ हैं आप? देखिए तो आज कितने वर्षों बाद मैं आपसे मिलने अपने घर आया हूँ और आप है कि देख ही नहीं रही हैं। इतना आवाज़ देने के बाद भी जब मीनल की कोई आवाज़ नहीं आई तो नीरज उसे घर में ढूंढने लगता है। आंगन से होते हुए रसोई में देखा, वहाँ भी नहीं थी मीनल। फिर थोड़ा चिंतित होते हुए नीरज मीनल के कमरे में जाता, वहाँ भी उसे ना पाकर वह निराश हो जाता। फिर वह माँ बाबा के कमरे में जाता है, जहाँ मीनल बिस्तर पर माँ बाबा और नीरज का फोटो लिए सोई हुई थी। साथ में एक राखी भी दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर नीरज गहरी सांस लेते हुए कहता है, दीदी आप यहाँ सोई हुई और मैं पूरे घर में आपको ढूंढ रहा था। फिर पास जाकर मीनल को कहता, अब उठिए तो दीदी, देखिए सुबह से शाम हो गई और आज आपका भाई बिना राखी बांधे
यहाँ से वहाँ घूम रहा है। अब उठिए भी दीदी, कहते हुए मीनल का हाथ हिलाने के लिए पकड़ता है कि वह हाथ लुढ़क जाता। शीतल पड़ा शरीर इस दुनिया को छोड़ चुकी थी, सांसें अब उखड़ चुकी थी। बसा था तो सिर्फ मीनल का बेजान शरीर। बहन को रक्षाबंधन के दिन खोकर नीरज भी उसके शरीर से लिपट कर निढाल हो गया था। वह बिलक बिलक कर रो पड़ा, माँ बाबा, और वह रक्षा सूत्र पकड़कर नीरज सीख उठा। आज वह अनाथ हो गया, उसके सारे जन्म के रिश्ते बिछड़ चुके थे। वह मीनल को पकड़ पकड़ कर रो ही रहा था कि उसे मीनल के हाथों में एक कागज दिखता है जिस पर नीरज लिखा था। वह उसे निकाल कर पढ़ने लगता। प्रिय नीरज, शुभ आशीष, कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा था। मेरे भाई, अपनी मौत की खबर पहले सुनाऊं या फिर मेरे एकाकीपन से तुझे मिलवाऊं, पता नहीं, पर सच तो बताना ही पड़ेगा। मौत और एकाकीपन शब्द सुनकर नीरज के सामने मीनल का दर्द से छुपा मुस्कुराता चेहरा दिख जाता है, जो हर बार अपनी झूठी हंसी से छुपा लेती थी। वो मैं कितना बड़ा गधा था जो अपनी बहन की आंखों में झलकते दर्द को नहीं पढ़ पाया। फिर अपनी दीदी की मरता व्यवस्था में उसके हाथों को पकड़कर अपने माथे से लगाते हुए माफी मांगता। फिर आंसू से ओझल हुए शब्दों को आगे पढ़ता है, जब तक ये सीटी तुझे मिलेगी तब तक मैं इस दुनिया से जा चुकी होगी। हाँ मेरे भाई, मुझे ब्रेन ट्यूमर है, नाराज मत होना कि मैंने तुमसे ये बात क्यों छुपा कर रखी थी। तो करते भी क्या मेरे भाई, तुम्हारे आगे जीवन की नई नई चुनौतियाँ थी जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाने वाली थी। और ऐसे में मैं अपनी बीमारी बताकर तुम्हारी कामयाबी में रोड़ा नहीं बनना चाहती थी, इसलिए चुप रही। तूने तो सब कुछ किया मेरे भाई, मेरे सुख दुख में मेरा साथ निभाने वाला मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। तूने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई, इसमें कोई शंका नहीं थी। पर जब से मोनी तेरी जिंदगी में आई सब कुछ बदल सा गया। वो नहीं चाहती थी कि मैं तुम दोनों के बीच आऊं, शायद ये हर पति पत्नी की इच्छा वो कि उसके बीच कोई कुंवारी बहन जिसकी उम्र 40 पार हो चुकी है वह बहुत स्वरूप हमारे बीच आई। उसका सोचना भी सही था, आखिर तुम्हारे भी परिवार बढ़ेंगे, खर्चा बढ़ेगा, जिम्मेदारियां भी बढ़ेगी, और ऐसे में कब तक मुझे खींचता रहता है। इसलिए तो कभी मुझे तुम लोगों के ऊपर बोझ बनना जीना गवारा नहीं लगा मेरे भाई। मेरी तो एक ही इच्छा है कि मेरा भाई हमेशा जीवन में खुश रहे और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। शायद हर बहन की यही इच्छा होती है कि उसका भाई हमेशा सुखी और आबाद रहे। बहनें सिर्फ प्यार लेने आती हैं अपने मायके बस, और यही प्यार और अपनापन उसके जिंदगी की खुशियाँ होती हैं। आज रक्षाबंधन पर मेरी ये आखिरी रक्षा सूत्र अपनी कलाई में बांध लेना मेरे भाई, और वादा कर जीवन में हमेशा खुश रहेगा। पढ़ते पढ़ते नीरज की आंखों से सहज आंसुओं की धाराएं बह जाती। वह अपनी बहन से लिपट लिपट कर रोने लगता। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मीनल अब इस दुनिया में नहीं रही। वह अपने दुख दर्द को अकेली झेलती रही और दबे पाव दुनिया से अलविदा कह गई। रह रह कर इस बात का अफसोस हो रहा था नीरज को, काश दीदी ने कुछ तो बताया होता तो वह आज जिंदा रहती। मैं अपनी पूरी दौलत उन पर निछावर कर देता जिसकी वजह से मैं हूँ। काश कुछ घंटों बाद मोनी भी वहाँ पहुँच जाती है और नीरज को संभालती है। नीरज उसे दीदी की चिट्ठी देता है जिसे पढ़कर मोनी भी फूट फूट कर रोने लगती है और मन ही मन कहती है, जिस बहन को मैंने हमेशा खरी खोटी सुनाई वह बहन मेरे लिए भी अच्छा बोल गई। वह साथी तो अपनी इस चिट्ठी में मेरे बारे वह सब कुछ लिख सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैंने हमेशा उन्हें नीरज से दूर रखा, यहाँ तक कि मैंने उनकी बीमारी की बात नीरज से भी छुपा रखा था, और वह
पिछली रक्षाबंधन वाली बात जो सीधा उनके आत्मा पर चोट की होगी, वह सब नीरज से कह सकती थी। पर दीदी, आपने मेरी उन सभी गलतियों को भी नजरअंदाज कर दिया और मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया। आज आप मुझे बहुत छोटा कर दी हैं दीदी, बहुत छोटा, और आप मेरी नज़र में बहुत बड़ी बन गई। जीते जी मैंने कभी आपकी कदर नहीं की दीदी, और आप हर शख्स ने अपना बड़ापन दिखाती रही। आप सच में कोई साधारण स्त्री नहीं थी दीदी, बल्कि देवी थी, देवी जिन्होंने कभी अपने सुख की चिंता नहीं की, बल्कि अपने भाई का घर बसा कर रखा, और बदले में मैंने आपको किया सिर्फ अपमान और दुत्कार। फिर भी आप चुप रही दीदी, कुछ किया क्यों नहीं दीदी? मुझ जैसी लड़की को इसकी सजा मिलनी चाहिए थी, क्यों किया माफ दीदी, क्यों? कहकर मौनी अंदर से करा उठती है और सीख पड़ती है। नीरज मौनी को संभालता और ढांढस बंधाते हुए कहता है, मौनी संभालो खुद को। नहीं नीरज, मैं पापन हूँ, मैं ही दीदी के मौत का जिम्मेदार हूँ। काश मैं दीदी की भावनाओं को समझ पाती, काश मैं उनके लिए कुछ कर पाती। मुझे माफ कर दो नीरज, मुझे माफ कर। ये क्या बोले जा रही हो मौनी? हाँ नीरज, मुझे पता था दीदी की बीमारी के बारे में, पर मैं तुमसे नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम सारी जमा पूंजी दीदी को बीमारी में खर्च कर दोगे। मैंने उनके साथ बहुत बुरा किया नीरज। मौनी, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई, क्यों मौनी? और वह भी उनके लिए जिनकी वजह से मैं हूँ, तुम्हारी खुशियाँ हैं, क्यों मौनी? दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, नहीं चाहिए तुम जैसी मतलबी स्वार्थी पत्नी। जाओ मौनी जाओ, सीखते हुए नीरज कहता है। नहीं, ऐसा मत कहो नीरज, मुझे माफ कर दो। तुम्हें मेरे पेट में पलने वाले बच्चे की सौगंध मेरे खातिर नहीं, हमारे बच्चे की खातिर मुझे माफ कर दो। दीदी की खातिर मुझे माफ कर दो। नीरज बच्चे का नाम सुनकर और खुद को दुनिया में बिल्कुल अकेला महसूस करके नीरज मौनी को माफ कर देता और नम आंखों से अपनी बहन को विदाई देता, और उन्हें मुखाग्नि देकर नीरज अपने कर्तव्य का निर्वाह करता। जाते जाते भी मीनल मौनी का घर आबाद करके गई और आखिरी रक्षा सूत्र में भी भाई भाभी के प्रेम को बांध कर गई। ये बात मौनी को अच्छे से समझ आ गया था कि जिंदगी मौके कम और अफसोस ज्यादा देती, और इस अफसोस की टीस जीवन भर उठती रहती है।